बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीनरी। जैसे कि अगर आप कोई भी एसेट वगैरह बाय करते हो, कोई भी एसेट आपने बाय किए हैं, कोई भी एसेट आपने खरीदे हैं, तो उस पे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उस पे जो हमारे खर्चे होते हैं, उसे हम लोग नॉर्मल एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे या उसे एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। हमने एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के बारे में पहले भी जाना था चैप्टर 2 के अंदर। एक्सपेंसेस जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेनिफिट देते हैं और एक्सपेंडिचर जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देते हैं। जैसे कि अगर आपने सपोज करो आपने कार बाय की है, आपने कार बाय की है और उस पर पेट्रोल फिल कराया बेटा, तो पेट्रोल आपके लिए एक्सपेंसेस है, कि कार आपके लिए एक्सपेंडिचर है। कार क्या आपके लिए, जो कार आपने बाय की है वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस है। मतलब पर उसे हम एक्सपेंस ना बोल के उसे हम अपने पैसे से अपने कैश का आउटफ्लो, कैश के आउटफ्लो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एक्सपेंस के वे में या एक्सपेंडिचर के वे में। तो हम लोग जो पेट्रोल पे जो हमने पैसे दिए उसे हम एक्सपेंस बोलेंगे, वो हमारे लिए नॉर्मल खर्चे हो गए। लेकिन जो हमने कार बाय की वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया। हमारे लिए क्या बेटा, एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मैंने कार बाय की और मुझे आगे फ्यूचरिस्टिक तो बेनिफिट दे सकती है। लेकिन एक्सपेंसेस, मैंने पेट्रोल बाय किया, कार चलेगी वो थोड़ी देर बाद बेटा खत्म हो जाएगा, लेकिन कार तो खत्म नहीं होगी, कार खत्म नहीं होगी, सिंपल सी बात है, कार तो और आगे तक चलती रहेगी बेटा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर और एक को बोलते हैं एक्सपेंसेस। उसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री को भी कंसीडर किया जाता है। जब आप लोग किसी एसेट को बाय करते हो तो उसको लाने में, उसकी इंस्टॉलेशन में कुछ पैसे आपके लग जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। तो हम ऐसा मान के चलते हैं अकाउंटिंग वाइज कि वो मशीन की वैल्यू में काउंट होगा, वो मशीन की वैल्यू में क्या होगा, काउंट होगा, और उस वाली वैल्यू पे भी अब डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वो एसेट की वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा, एसेट्स की वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा। और फिक्स एसेट्स के ऊपर आपको पता होगा, हम लोगों ने बात की थी कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो ये वाले एक्सपेंस के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। पर ये नहीं कि इसको सेपरेट करके दिखाएंगे डेप्रिसिएशन, नहीं, इसको हम लोग मशीन की वैल्यू में जोड़ देते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और चीजों को समझेंगे बेटा, ठीक है। यस सर, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे हेडिंग वाइज आप देख पा रहे हो बेटा, हमने लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर आप मकान, दुकान कुछ भी बनाते हो बेटा, साथ में मशीन को बाय करते हो, मशीन प्लांट अगर आप बाय कर रहे हो, तो उस पर जो भी आपका खर्च होगा उसे हम एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। और वो एक्सपेंडिचर एसेट की वैल्यू में जोड़े जाते हैं, एसेट्स की वैल्यू में ऐड किए जाते हैं। आप लोग देख पाएंगे यहां मैंने लिखा भी है बेटा कि इसका मीनिंग कैसे समझाया गया है। An expenditure incurred to make an assets ready for use, assets को ready for use बनाने के लिए आपको उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाने पड़ते हैं। एंड दीज एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट। इसको हम नॉर्मल खर्चे नहीं मान सकते, नॉर्मल खर्चे नहीं मान सकते, बट आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स इटसेल्फ। उसको एसेट्स की वैल्यू में कंसीडर किया जाता है, उसको एसेट्स की वैल्यू में कंसीडर किया जाता है, उसे एसेट्स की वैल्यू माना जाता है, ठीक है। यस सर, ओके। उसे हम एसेट की वैल्यू ट्रीट करते हैं, उसे हम एसेट की वैल्यू मानते ही हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके बेटा, नेक्स्ट हम चलते बेटा आगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कि अब यहां पे जरा ध्यान देना आप सबके सब बच्चे कि हम लोग किस खर्चे को कब मशीन की वैल्यू मानेंगे, किस खर्चे को कब हम मशीन की वैल्यू मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, ये सभी के सभी, चाहे मैंने परचेज ऑफ मशीनरी की है, परचेज ऑफ मशीनरी, तो भी हम मान के चलेंगे परचेज ऑफ मशीनरी भी क्या मान लें, उसमें फ्रेट आपने पे किया, उसमें आपने कैरिज पे किया, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए कुछ आपने पे किया है, तो इन सभी चीजों को आप लोग क्या मान के चलोगे, ये सभी आपके लिए परचेज ऑफ मशीनरी, मतलब ये सभी आपके लिए एक्सपेंडिचर है, ये सभी आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। और जब ये एक्सपेंडिचर किसकी वजह से हुए हैं, ये मशीन की वजह से हुए हैं, ये मशीन। तो यहां पे सबके लिए मशीनरी अकाउंट को चार्ज किया जाएगा, सबके लिए मशीनरी अकाउंट को चार्ज किया जाएगा। यस यस सर। अगर आपने उसको लगाने के लिए वेजेस दिए हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन में, या टेस्टिंग चार्जेस भी हैं अगर मान के चलिए, तो उसको भी हम मशीन की वैल्यू में काउंट करते हैं, उसको भी मशीन की वैल्यू में हम काउंट करते हैं और उसे मशीन के नाम से डेबिट किया जाएगा, मशीन के नाम से डेबिट किया जाएगा। अगर मशीन लिए तो मशीन, अगर आपने सपोज करो प्लांट लिया तो प्लांट के नाम पे, अगर आपने फर्नीचर लिया है और फर्नीचर की फ्रेट, वेजेस, इंस्टॉलेशन कुछ भी अगर हो रहा है, तो उन सबको हम फर्नीचर के नाम से डेबिट करेंगे। सही है, यस सर, ओके। अगर मान के चलिए आपने बिल्डिंग बनवाई है और बिल्डिंग बनवाने के लिए आपने कुछ भी मंगवाया है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने बेटा
ब्रिक्स का ऑर्डर दिया है आपने, ईट मंगवाई है आपने, सीमेंट मंगवाया है बेटा आपने, आपने लेबर चार्जेस दिए, वेजेस दिहाड़ी वगैरह दिए, अपने जो वर्कर्स आते हैं उनको अगर आपने दिहाड़ी दी है बेटा, या फिर ऑडिट की फीस दी है आपने, या फिर सुपरविजन के कॉस्ट, मतलब जो सुपरवाइजर है, जो ठेकेदार, ठेकेदार जिसे बोल सकते हैं हम, ठेकेदार को जो आपने पैसे दिए हैं वो सभी क्या ठेकेदार के नाम से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे उसे? नहीं, ठेकेदार अकाउंट डेबिट टू ऐसे नहीं होता बेटा, सुपरविजन अकाउंट डेबिट टू, या फिर सपोज करो ब्रिक्स अकाउंट डेबिट टू, सीमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये नहीं होगा। उसमें सिंपल सा एक वर्ड डालेंगे हम लोग, और वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट। क्या है बेटा? बिल्डिंग अकाउंट। हम यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे? बिल्डिंग को कंसिडर करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें बेटा, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में क्या होता है, जब इसके बेस पे एंट्री आएगी तो आपके दिमाग तो एक ही तरफ काम कर रहा होता है कि ब्रिक्स बाय किए, ठीक है, लिख दो भाई इसके ऊपर एंट्री, ब्रिक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक से पेमेंट किए तो ब्रिक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, उधार भी लिया है तो ब्रिक्स अकाउंट डेबिट टू जिसने भी हमें बेचा है वेंडर का नाम, काम खत्म। नहीं, यहां पे क्या है, आपको क्या कंसिडर करना है कि मशीन, ध्यान देना, मशीन पे अगर आप खर्च कर रहे हो, मशीन पे डायरेक्टली खर्च कर रहे हो, बिल्डिंग पे कुछ चीज लगा रहे हो, तो उसे बिल्डिंग के नाम से, मशीन के नाम पे आप डेबिट करोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, इसको भूलना नहीं है, इसे कंसिडर करके चलोगे ही चलोगे। यस यस सर, मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, ओके, यहां तक मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। तो न्यूमेरिकल्स में देखो, ध्यान देना बेटा, सबसे पहली चीज हमारे पास एक एग्जांपल लिया हमने, उस पर लिखा इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, एग्जांपल के ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ आपको दे रखी चीजें जिसके ऊपर हमें जनरेटिव को पास करना है बेटा, ठीक है? यस सर। सर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया, तो बेटा मैं बिना फॉर्मेट के आज क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन आपको फॉर्मेट बना के ही करना है बेटा, ठीक है? ओके सर। मशीनरी, परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख। अगर आपने मशीन खरीदी है तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? सर उसकी जर्नल एंट्री तो बड़ी सिंपल सी है, हम बताएं? बताओ बेटा। सर आप लिखिए। ओके, तो बच्चों ने मुझे बताई मशीनरी अकाउंट, सर एपोस्ट्रोफी क्यों लगा दिया इस पे? ओके बेटा, हटा दिया लो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 2 लाख, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ये सिंपल से आपको एक जनरेटिव पहले पास करनी है, ठीक है? ओके सर। सेकंड जनरेटिव देखो बेटा क्या है, पेड कैरेज एंड फ्रेट, कितने रुपए हैं? 5000 है। आपने फ्रेट और कैरेज का पैसा दिया है 5000 रुपए, तो फ्रेट का नाम से लिखूं या कैरेज के नाम से लिखूं? सर अभी तो आपने पहले बताया हमें, जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे आपने बताया कि चाहे फ्रेट आ जाए, चाहे कैरेज आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको क्या नाम दिखाना है? मशीनरी। क्या नाम दिखाना है? मशीनरी। यस, वेरी गुड बेटा। हम यहां पर लिखेंगे दोबारा से, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश, अमाउंट इज 5000, बीइंग, नरेशन के अंदर आप पूरी बात बता दो, बीइंग फ्रेट एंड कैरेज पेड। नरेशन में आप अपनी बात बता दो कि आपने एक्चुअल में क्या किया है। आपने मशीन का नाम तो मेंशन किया है, लेकिन आपने क्या किया? फ्रेट और कैरेज पे किया है, तो यहां पे आप उसको मेंशन कर सकते हो। मेरी बात समझ में आप लोग को आई? यस सर। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड बेटा जनरल एंट्री क्या है हमारे पास? वेजेस को आपने बेटा पे किया है, वेजेस आप इंस्टॉलेशन के लिए आपने वेजेस दिए हैं, वो आप पे कर रहे हो, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? सर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि अगर आप इंस्टॉलेशन के लिए भी वेजेस दिए हैं आपने, तो भी आप उसे कहां दिखाओगे? तब भी आप उसे मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाने वाले हो। कहां दिखाओगे उसे आप? तब भी मशीनरी में ही दिखाओगे। यस सर, ओके, याद आ गया। तो थर्ड, ये आपके पास फर्स्ट एंट्री थी बच्चे, ये आपके पास सेकेंड एंट्री थी बच्चे, और ये आपके पास है थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री क्या है बेटा? अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट, amount is 3000 to cash account, amount is 3000,
being wages paid for installation, being wages paid for installation, yes or no? yes sir। तो टोटल हमारे पास कितनी एंट्रीज होगी बच्चे? 3 एंट्री होंगी सर। मेरी बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? यस सर आ गई समझ में। बस सर आपने फॉर्मेट में नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं मैंने नहीं बनाया, लेकिन आपको इसको फॉर्मेट में बनाना बेटा, ठीक है? यस सर। चलिए अब हम चलते हैं। ये तो था बेटा हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाला क्वेश्चन तो अभी रहता है हमारे पास। यस सर। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं अभी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे कुछ भी खर्च हो रहा है तो जनरल एंट्री आप लोग कैसे दिखाने वाले हो? ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन देख लूं एक बार। मशीनरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितने रुपए का लिया आपने बेटा? मशीनरी नहीं सॉरी, परचेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितने रुपए का लिया आपने? 1 लाख रुपए। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने बिल्डिंग के लिए लिया होगा, तो यहां पे भी क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या होने वाला बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। यस सर। सेकंड आता है बेटा क्या? वेजेस पेड, पेड वेजेस, पेड लेबर वेजेस 20,000। आपने लेबर के वेजेस दिए बेटा 20,000 रुपए की। तो ये क्यों दिए बेटा आपने? बिल्डिंग के पर्पज से दिए, हम ऐसा कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ यहीं पे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा पेड आर्किटेक्ट फीस। कितने रुपए दिए बेटा आपने? आर्किटेक्ट की फीस 10,000 रुपीज। तो इसको भी आप क्या कंसिडर करने वाले हो बेटा? ये भी आपका बिल्डिंग में जाएगा, सही है। तो सर हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, इसको आप कंबाइन करके एक ही नाम से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मेरे पास 3 ट्रांजेक्शन देखे, तो मैं इसलिए इनको 3 ट्रांजेक्शन में ही रिकॉर्ड करने वाला हूं, सिंगल में रिकॉर्ड नहीं करूंगा बेटा। कर सकते हैं अगर एक ही डेट पे होते तो, और नरेशन पे नीचे मेंशन कर देता कि हमने क्या क्या चीजें पे किए, ठीक है। यस सर, ओके। मैं अगेन फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं बेटा। तो पहली आपके पास जो जनरल एंट्री पास होने वाली है वो है परचेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसको भी लिखने वाला हूं बेटा मैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 1 लाख, being material purchased for building, being material purchased for building। yes sir। सेकंड है बेटा पेड लेबर वेजेस 20,000। आपने लेबर को वेजेस दिए कितने रुपए? 20,000 रुपए आपने लेबर को वेजेस दिए। ओके, $20,000 टू कैश। अमाउंट दोबारा से कितना आएगा बेटा? 20,000। बीइंग पेड वेजेस फॉर बिल्डिंग, ये भी हमने दिखा दिया। अब आते हम थर्ड नंबर पे, पेड आर्किटेक्ट फीस। हमने कोई नक्शा वगैरह बनवाया होगा कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए पे किया हमने इंजीनियर को पैसे, तो वो हमें पैसे यहां पे कितने? 10,000। तो अगेन हम लिखने वाले हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 10,000, अमाउंट इज 10,000, बीइंग आर्किटेक्ट फीस पेड फॉर बिल्डिंग। मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर समझ में आ गई, वेरी वेरी गुड। अगर समझ में आ गई तो ये भी हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एंट्री है। मेरी बात सब कुछ क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है, ठीक है ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास सारी की सारी चीजें। इस तरीके से हमें इसको रिकॉर्ड करना है कि हम इसको कैसे कैसे चीजों को समझ सकते हैं, कैसे कैसे चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस यस सर, ओके। तो यहां तक तो मेरी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी बेटा, यहां तक आप सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी? यस सर क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है बेटा मिसलेनियस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एंड और सन्ड्री एक्सपेंसेस। चाहे इसको आप मिसलेनियस के नाम से कंसिडर करो, चाहे इसको आप सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से कंसिडर करो,
ये दोनों ही सेम है, ठीक है। आधे बच्चे इसको मिसलेनियस को कुछ और भी पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। तो मिसलेनियस है क्या, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है बेटा। दूसरा है सैंड्री एक्सपेंसेस, उसको कई लोग सुंदरी पढ़ लेते हैं बेटा, तो सैंड्री एक्सपेंसेस है, ठीक है, सैंड्री एक्सपेंसेस। सर ये कब काउंट किया, चल इसको हम कब बोलेंगे, तो यार ध्यान देना, इस पे साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। Petty expenses such as the refreshment, postage and conveyance etc. are incurred in a business। भाई देखो जाहिर सी बात है, कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें रिफ्रेशमेंट, सपोज करो आपने कहीं से कुछ स्नैक्स मंगा लिए, आपने एक समोसा मंगा लिया, आपने एक ब्रेड पकौड़ा मंगा लिया, आपने कहीं से कुछ छोटा मोटा आइटम मंगा लिया जो 5-10 रुपए का है, क्या उसके लिए आप जनरल एंट्री, मतलब उसके लिए आप एक अलग से अकाउंट ओपन कर दोगे, समोसा अकाउंट डेबिट टू, नहीं कर सकते ना बेटा उसके लिए। तो उसको हम किस नाम से लिखें, उसे हम लिखते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम पे। अगर सपोज करो आपने स्टेशनरी का कुछ एक पेंसिल मंगाई, तो आप क्या लिखोगे, पेंसिल अकाउंट डेबिट। आप क्या लिखोगे, इरेजर अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपने सपोज करो कहीं से कील मंगवाई, तो आप क्या लिखोगे, नील अकाउंट डेबिट, नहीं लिख सकते ना बेटा उसके लिए। तो यहां पे हम इन सब जो छोटे मोटे खर्चे जो पेटी एक्सपेंसेस हैं, इनके लिए एक ही नाम क्रिएट करते हैं, वो है सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्या मानते हैं हम, सन्ड्री एक्सपेंसेस incurred on business and these expenses involve the small amount। इसमें कौन सा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, छोटा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, बहुत छोटा अमाउंट है। एंड आर नॉट मटेरियल, और ध्यान देना मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है हमारे पास, जो मटेरियल चीजें हैं वही बताओ, एक्स्ट्रा चीजें मत बताओ, ठीक है। जो मटेरियल चीजें बिजनेस ने कहीं से डील की है, बिजनेस की कहीं पे सेल हुई है, कहीं पे बिजनेस का लॉस हुआ है, कहीं से परचेजिंग हुई है, हाँ ये मत बताओ कि समोसे आए थे, या फिर आपने पेंसिल मंगाई, या आपने शार्पनर मंगाया, या आपने इरेजर मंगाई, या आपने रजिस्टर मंगाया, ये मत बताओ, हमें बताने कोई बड़ी चीजें बताओ, ठीक है। मटेरियल इन नेचर, जो मटेरियल हो खाली वही बतानी है, ऐसा नहीं कि ये अगर मटेरियल नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉर्ड करना है, बट इसको इस तरह से मत रिकॉर्ड करो हाई फाई करके, एक छोटा मोटा है तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड कर दो, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगर चेक करना होगा तो हम सन्ड्री एक्सपेंसेस की जो बुक होगी पेटी कैश बुक की, उसे हम ओपन करके चेक कर लेंगे कि ये खर्चा कहां हुआ था, और उसका वाउचर, उसकी बिलिंग चेक कर लेंगे कि भाई कैसे कैसे खर्च हुआ है, कहां पे खर्च हुआ है, ठीक है, अगर चेक करना होगा। लेकिन मटेरियल चीज नहीं है तो उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दो। Such expenses are recorded in the miscellaneous or sundry expenses and journal entry कैसे दे रखी है बेटा उसकी, miscellaneous account debit, miscellaneous ध्यान देना, miscellaneous expenses account debit या sundry expenses account debit to कैश या बैंक। अगर चेक से पे हो रहा है तो बैंक आएगा, कैश में पे हो रहा है तो कैश के नाम से आएगा। तो miscellaneous या फिर sundry expenses account debit टू कैश, ठीक है। अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, सिंपल सिंपल है। यस सर, समझ में मेरी बात आई, बिल्कुल सर समझ में आ गई, थैंक यू बच्चे।